बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड भौतिकी फिजिक्स अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये है इस चैप्टर का पार्ट। स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इस चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि प्रकाश किसे कहते हैं और परावर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। इसका मीन्स हुआ कि हम जब प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। वास्तव में क्या होता है कि जो प्रकाश है वो वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगी तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अंधकार में हम किसी वस्तु को तो नहीं देख पाते हैं। इसी के लिए प्रकाश का होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रकाश की स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, सोर्सेस ऑफ लाइट, इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाश स्रोत को सोर्सेस ऑफ लाइट किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, तारा, दिया इत्यादि, ये सब क्या हो गए? प्रकाश स्रोत हो गए। मतलब जिस वस्तु से, कोई भी वस्तु जो जलता है उससे प्रकाश निकलता है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से भी, जब मोमबत्ती को जलाते हैं उसे भी प्रकाश निकलता है। जो चांद है उसे भी प्रकाश देता है, जो दिया है उसे भी हमें प्रकाश मिलता है। तो ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए प्रकाश के स्रोत। हम पृथ्वीवासियों के लिए ये जो सूर्य है ये सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। जैसे बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, ये सभी क्या हो गए? प्रकाश स्रोत हो गए। जिस वस्तु से, इस वर्ड पर आप फोकस कीजिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये जो प्रकाश स्रोत हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यहीं से स्पष्ट हो गया होगा कि देखिए प्रकाश स्रोत में है सूर्य, मोमबत्ती, तारा, दिया आदि। इसमें देखिए कुछ आपको प्राकृतिक भी दिखाई दे रहा है प्रकाश स्रोत, और कुछ मानव निर्मित भी। जैसे कि ये दिया यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है जो कि मानव निर्मित है। दिया को मानव ने बनाया है और मोमबत्ती को मानव ने बनाया है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए सूरज है, चांद है, तारा है, ये सब क्या है? ये सब हमारे प्राकृतिक है। ठीक है, ये सब हमारे प्राकृतिक में पाए जाने वाला प्रकाश स्रोत है। तो इसी के आधार पर यहीं से हमारा जो प्रकाश स्रोत था वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पे देखिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, इंग्लिश में बोले तो नेचुरल लाइट सोर्स। सेकेंड होते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, इंग्लिश में मैन मेड लाइट सोर्स इसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हो गया सूरज, तारे, चांद इत्यादि, ये सब किस में हो गए? ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गए। ठीक है, जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि, ये सब मानव निर्मित हो गया। मानव निर्मित मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बनाना। तो मानव निर्मित, जिसे मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। और एक बात और आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि ये जो प्रकाश है ये एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जितने भी स्रोत हैं उनमें से एक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा में बदलता है प्रकाश। कैसे बदलता है? देखिए जब हम कोई लालटेन जलाते हैं या लैंप जलाते हैं उसमें तेल की उपयोग करते हैं। जो तेल होता है वो संचित रसायन ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। इसी प्रकार से हम बिजली के बल्ब या टॉर्च ये सब जलाते हैं, उसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा जो होता है, विद्युत ऊर्जा, वो प्रकाश में परिणत किया जाता है। परिणत किया मतलब वो प्रकाश में बदला जाता है। जो टॉर्च होते हैं उसमें सेल लगा रहता है, बैटरी लगा रहता है। वो सेल क्या करता है कि प्रकाश को ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश में परिणत कर देता है, अर्थात बदल देता है। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है,
वो विभिन्न विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदल देता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कि प्रदीप्त या दीप्तिमान। प्रदीप्त मीन्स जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, या उसे हम दीप्तिमान भी बोल सकते हैं। देखिए दीप्तिमान जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, दीप्तिमान जो प्रकाश हमें देता है, वो हो गए दीप्तिमान वस्तुएं। देखिए इसका डिफिनेशन है कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करती है, प्रकाश का निर्माण करती है, उसे बोलते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। जैसे देखिए सूरज, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या हो गई, ये सब हमें प्रकाश देती है। सूरज भी प्रकाश देती है, बिजली का जो जलता हुआ बल्ब है वो भी हमें प्रकाश देती है, उसके बाद जलती हुई जो मोमबत्ती है वो भी हमें प्रकाश देती है। तो ये हो गई प्रदीप्त वस्तुएं। और सेकेंड देखिए अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं। अप्रदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जो हमें प्रकाश नहीं देते हैं, वो हो गए अप्रदीप्त वस्तु, जिसे हम अदीप्तिमान भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अप्रदीप्त वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए जस्ट इसका उल्टा है यहाँ पे, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करेगी तो अप्रदीप्त वस्तु, यदि प्रकाश उत्सर्जित करेगी तो वो हो गई प्रदीप्त वस्तु। जैसे देखिए टेबुल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि। देखिए टेबुल जो है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, कुर्सी भी नहीं करती, पुस्तक भी नहीं करती। ऐसा बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत से ऐसे वस्तु हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती, तो वो हो गई हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं। और जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, वो गई हमें प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। एक बात और यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? मान लीजिए कि हम जब लालटेन जलाते हैं या फिर लैंप जलाते हैं, जिसमें हमें किरासन तेल का उपयोग करके हमें उसको जलाना पड़ता है, तो जो तेल होते हैं वो तेल संचित ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। इसी प्रकार से जो बिजली का जलता हुआ बल्ब होता है, वो क्या होता है, विद्युत का उपयोग करके उस ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार से यदि हम हैंड टॉर्च का यूज करते हैं, जो हमारा छोटा सा वाला टॉर्च रहता है जिसमें 2 सेल लगा रहता है, बैटरी लगा रहता है, उसमें भी हमें विद्युत ऊर्जा, उस जो टॉर्च है उसमें जो बैटरी लगा होता है उसमें ऊर्जा का उपयोग, उसमें विद्युत ऊर्जा रहता है, और उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है, अर्थात प्रकाश में उसे बदला जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ये बात आपको क्लियर आ गई? यदि बात समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकीर्णन इंग्लिश में बोले तो एस्क्लेटिंग किसे कहते हैं। प्रकीर्णन मीन्स फैलाना, कोई भी वस्तु को फैलाना, उसे बोलते हैं हम प्रकीर्णन। तो चलिए इसका डिफिनेशन भी हम जान लेते हैं। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे कि वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उन्हें चारों ओर विकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप, सूक्ष्म कणों क्या होते हैं, तो छोटे छोटे कण होते हैं, उसे हम बोलते हैं सूक्ष्म कणों। जैसे कि देखिए वायु के अणुओं, वो सूक्ष्म कण हो गए, फिर धूल कणों, वो भी छोटे छोटे धूल कण होते हैं, वो भी हो गए, और उन पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरण है, जो प्रकाश की ऊर्जा है, उसको अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित मीन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उन्हें चारों ओर विकृत कर देते हैं। विकृत करने का मतलब कि वो फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, जब सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य के कारण इस जो प्रकीर्णन प्रक्रिया है, इसी प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण
प्रकाश के कारण हम दिन में भी ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूरज का प्रकाश सीधे से नहीं पड़ता है। देखते होंगे आप, जिस घर में प्रकाश नहीं पहुंचता होगा उस घर में भी आपको थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई पड़ती होगी। वो किसके कारण होती है? वो प्रकीर्णन के कारण होती है। मतलब कि जो प्रकाश की ऊर्जा है, जो सूर्य से आती हुई प्रकाश है, वो सूर्य से आती हुई प्रकाश किसी कण पर पड़ेगी और वो कण पर पड़ने के बाद उस जो कण पर पड़ती है उस पर थोड़ा प्रकाश अवशोषित होके, मतलब उसमें कुछ प्रकाश जो किरण होती है, प्रकाश की किरण, उसको एब्जॉर्ब करके फिर फैला देती है। और जब वो फैला देती है तो उसे ही हम बोलते हैं प्रकीर्णन। और इसी प्रक्रिया के कारण हम दिन में वैसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो ये किसके कारण हम देख पाते हैं? ये प्रकीर्णन के कारण ही हम उस पदार्थ को देख पाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण, प्रकाश के बारे में तो हमें अच्छी तरीके से पता हो गया कि प्रकाश किसे कहते हैं। अब आते हैं कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम जान लेते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक सरल रेखा है जिस पर ये प्रकाश किरण चल रही है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश की किरण। सरल रेखा मीन्स जो रेखा सीधा होता है उसे हम बोलते हैं सरल रेखा। तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को हम बोलते हैं प्रकाश की किरण। अब देखिए, प्रकाश की किरण जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन अगर माध्यम एक रहेगा तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। यदि माध्यम बदल जाएगा तो वो अपवर्तन हो जाती है वहाँ पे प्रकाश के। तो ये हम दूसरी चैप्टर में पढ़ेंगे, जो प्रकाश का हमारा अपवर्तन वाला चैप्टर है उसमें हम लोग ये बात पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो प्रकाश होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है जब एक माध्यम में रहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 8 नंबर पॉइंट है कि प्रकाश की किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज को हम प्रकाश पुंज भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, या फिर हम बोले तो प्रकाश की प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरणों के समूह को मतलब कि एक गुच्छा, समूह क्या होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो मान लीजिए वो एक समूह हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि एक किरण है, प्रकाश की ये एक किरण है, ऐसे ही बहुत सारे किरण आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण पुंज या प्रकाश पुंज हो गया। तो साधारण सा डिफरेंशन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे देखिए, प्रकाश की किरण पुंज या प्रकाश पुंज, प्रकाश की किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश की किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये 3 प्रकार के, यहाँ पे देखिए। फर्स्ट हमारा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम, जो प्रकाश को डाइवर्ज करती है। अपसारित मतलब फैलाना। उसके बाद देखिए समांतर किरण पुंज, इंग्लिश में बोले तो पैरेलल बीम। उसके बाद देखिए अभिसारी किरण पुंज, इंग्लिश में बोले तो कन्वर्जिंग बीम। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। तो देखिए, प्रकाश की जो किरण पुंज है वो प्रकाश पुंज के बारे में हमने पढ़ ली। उसके बाद प्रकाश की जो किरण पुंज है या प्रकाश पुंज है वो कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे देख ली कि वो 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट बढ़ेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, एक एक करके अच्छी तरीके से जानेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी मतलब जो प्रकाश की किरण होती है उसको अपसरित कर देना। अपसारी से याद करिए कि अपसरित मतलब कि फैला देना, उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तो इसका डिफिनेशन है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश की जो किरण होती है वो एक बिंदु स्रोत से निकलकर, आपको तो ये पता होगा कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, मैंने आपको पीछे ही बताई हूँ
ये जो है ये क्या है, ये एक प्रकाश की किरण है। ये आपको दिख रहा होगा एक एक लाइन, ये है प्रकाश की किरण। और जब ये देखिए बहुत सारी किरण हो गई तो ये हो गई प्रकाश की किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए ये जो है एक बिंदु स्रोत, क्या लिखा गया डिफिनेशन में कि प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर, यहाँ पे देखिए एक प्रकाश की किरण है जो एक बिंदु स्रोत, यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत है प्रकाश की किरण वाली, और इससे निकलकर प्रकाश की जो किरण है वो निकलकर फैलती हुई चली जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया फैलती हुई चली जाती है, मतलब क्या, वो पूरा फैल जाती है। यहाँ से निकली प्रकाश फिर इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर, मतलब पूरा फैल गई। तो इसे कहते हैं हम अपसारी किरण पुंज। ये बात आपको आ गई समझ में। अब देखिए नेक्स्ट है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर मतलब कि समान अंतर वाला, उसे बोलते हैं हम समांतर किरण पुंज। इसका भी डिफिनेशन है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत एक दूसरे के समांतर होती है। इसमें था एक बिंदु स्रोत से, लेकिन इसमें होगा कि एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये देखिए ये एक प्रकाश की किरण है, फिर ये दूसरा प्रकाश की किरण, ये तीसरा और ये चौथा। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे किरण हो सकती है, लेकिन क्या है इसमें एक दूसरे के समांतर है। जैसा ये लाइन वैसा ही ये लाइन, वैसा ही ये लाइन, वैसा ही ये लाइन। तो ये एक दूसरे के जस्ट समांतर है। समांतर का मीन्स होता है कि समान अंतर, मतलब कि समान अंतर, कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो लेकिन वो समान हो, तो उसे हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी मतलब अभिसरित कर देना, मतलब कि उसको एक जगह पे लाके सबमिट कर देना, एक जगह पे लाके मिलाना। तो देखिए इसका डिफिनेशन है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत पर आकर, ये किरण पुंज है, किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर, ये एक बिंदु है, एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु पर आया, उसके बाद ये पूरा मिलती हुई प्रकाश की किरण प्रतीत होती है, उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट था ये भी आपको क्लियर हो गया। 3 पॉइंट, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। इसका जो इंग्लिश नाम है उसे भी हमें इसका डिफिनेशन जो है वो स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि देखिए अपसारी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। समांतर को क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम। अभिसारी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम, मतलब वो कन्वर्ज करती है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई। अगर कोई दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर आपको यहाँ पे फोकस करनी है कि जो गमन है इसका अर्थ क्या होता है। तो गमन के आधार पर मतलब कि उसको जो प्रकाश एक समझ जाइए कि वो चलती है, मतलब कि जो प्रकाश चलती है वो आर पार कर सकती है। गमन मीन्स चलना। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से पदार्थ होते हैं यहाँ पे देखिए, हमारा फर्स्ट में दिया गया है पारदर्शी पदार्थ, सेकेंड में है पारभासी पदार्थ और थर्ड में है अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारभासी को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट और अपारदर्शी को बोलते हैं ओपक ऑब्जेक्ट। इसे हम ओपकी ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ओपक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये बात आपको आ गई, क्लियर हो गई कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मालूम हो गया। अब देखते हैं हम फर्स्ट करके कि पहला जो था हमारा पारदर्शी पदार्थ, क्या उसे पारदर्शी पदार्थ को हम कैसा डिफिनेशन देंगे और उसे किस तरीके से हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट था उसके बारे में देखिए। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ।
जैसे क्या, कांच, वायु, पानी, हवा इत्यादि। ये सब क्या हो गई, पारदर्शी पदार्थ। देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो क्या है, हवा है, वायु है, जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ आर पार कर जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। उसी तरीके से देखिए कांच, कांच में भी आपको जो प्रकाश है वो आर पार कर जाती है, ये आप ऑब्जर्व करके देखिएगा। उसके बाद पानी, पानी में भी आप प्रकाश को जो, अगर पानी में भी आप लाइट बारिएगा, लाइट को जलाइएगा तो वो भी आर पार आपको कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वस्तुएं हो गई पारदर्शी पदार्थ जो प्रकाश आर पार कर जाती है जिनसे होकर, वो कहलाएगी हमारा पारदर्शी पदार्थ। अब देखिए हम बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, पारभासी पदार्थ। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, जो हमारा सेकेंड था। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर सकती है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं कर पाती, उसे बोलते हैं पारभासी। इसका मीन्स हुआ कि जो प्रकाश है वो आर पार तो कर जाएगी लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कर पाएगी। जैसे हमारा पारदर्शी में हो रहा था, पारदर्शी में क्या हो रहा था कि जो प्रकाश है वो आर पार कर जाती थी, उसे बोलते थे पारदर्शी। और पारभासी में आर पार तो करेगी लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं करेगी, हमें पूरी पूरी दिखाई नहीं देगी वो वस्तु, तो उसे बोलते हैं हम पारभासी। देखिए यहाँ से हमें नाम से ही स्पष्ट है कि पारभासी मतलब कुछ कुछ आभासी, ठीक है। आभासी मीन्स जो थोड़ा काल्पनिक है उसे बोलते हैं हम आभासी। तो पारभासी मतलब थोड़ा आभासी, तो उसे बोलते हैं हम पारभासी। तो देखिए परंतु स्पष्ट रूप से नहीं कर सकती, उसे बोलते हैं हम पारभासी। इसका एग्जाम्पल देखिए, घिसा हुआ कांच, कांच में तो प्रकाश पार कर जाती है लेकिन वही कांच अगर घिसा हुआ हो, उस पर थोड़ा स्क्रैच गया हो, स्क्रैच मीन्स घिसा गया हो, उस पर आप नाखून से थोड़ा उस पर स्क्रैच कर दीजिएगा तो वो फिर उसके आर पार नहीं जा पाएगी। उसके बाद देखिए तेल लगा हुआ कागज, मतलब कागज के आर पार तो जा सकती है लेकिन उस पर अगर तेल लगा दीजिएगा तो उस पर प्रकाश की किरण आर पार स्पष्ट रूप से नहीं जा पाएगी। उसके बाद देखिए जो हमारा रक्त होता है जिसे हम ब्लड बोलते हैं, उससे भी हमारा जो प्रकाश का जो किरण है वो भी आर पार नहीं कर सकती है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कर सकती। उसके बाद देखिए घना धुआं हो गया, उसके जो घना धुआं होता है उससे भी होकर जो प्रकाश की किरण होती है आर पार करती है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं करती। उसके बाद देखिए हल्के बादल हो गया, तो ये सब जितने भी वस्तु हो गए, इससे प्रकाश जो आर पार कर सकती है लेकिन स्पष्ट रूप से हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए वायु है, तो यदि कोई प्रकाश की किरण यहाँ है और यहाँ की वस्तु हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसी तरीके से यदि यहाँ पे घना धुआं हो तो कोई वस्तु जब यहाँ रहेगी या यदि हम यहाँ से देखेंगे तो वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी, बट वहाँ पे पूरा फ्रेश नहीं दिखाएगी कि वो वस्तु क्या है। तो वो हो गए हमारे पारभासी पदार्थ। इसी का जस्ट है ये उल्टा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि अपारदर्शी पदार्थ, जो हमारा थर्ड था, पारदर्शी हो गया, पारभासी हो गया। अब देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ, जिसे बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर सकती, उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी, पारदर्शी मीन्स कर पाती है, अपारदर्शी और लग गया तो अपारदर्शी मीन्स नहीं कर पाती है, उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे यहाँ पे देखिए लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, फिर मोटा गत्ता हो गया, इसके द्वारा, इस वस्तु के द्वारा जो हमारा प्रकाश की किरण है वो आर पार नहीं कर सकती, वो कहलाएगी अपारदर्शी वस्तु। तो आपको यहाँ पे ये डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद हो गया। छोटा सा डिफिनेशन था कि पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाएगा, वो कहलाएगा पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाएगा लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं करेगा, उसे बोलते हैं पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं करेगा, उसे बोलते हैं हम अपारदर्शी पदार्थ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के बारे में जान लिए, प्रकाश के गमन के आधार पर जान लिए। उसके बाद देखते हैं कि जो प्रकाश की परावर्तन है, प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमारा चैप्टर का नाम था। वो किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए इसका डिफिनेशन है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर
लौटने की घटना को या लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, परावर्तन का मीन्स हुआ कि लौट कर आना। परावर्तन मीन्स लौट कर किसी घटना को लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे कि किसी भी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यदि किसी भी वस्तु पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती है। यदि हमें कोई भी वस्तु दिख रही है तो वो प्रकाश के कारण ही हमें दिख पाती है। यदि प्रकाश का परावर्तन उस वस्तु पर नहीं होता तो वो वस्तु हमें नहीं दिख पाती। जैसे देखिए यहाँ पे एक कलम है, तो प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और इधर से आ रही है प्रकाश की किरण, तो वो हमारे कलम पर पड़ रही है और फिर कलम से परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तभी ये वस्तु हमको दिखाई पड़ रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम वस्तु जो है उसे हम नहीं देख पाते। तो यही कारण है कि जो हमें प्रत्येक वस्तु है जहाँ पे लाइट है वहाँ की वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? इसीलिए दिखाई पड़ती है, प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है। यदि प्रकाश का परावर्तन का घटना नहीं होगा तो हमें वो वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे परावर्तन के नियम के बारे में। उससे पहले हम लोग देखेंगे किरण आरेख किसे कहते हैं, रे डायग्राम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग रहने देते हैं। इसे पार्ट जो सेकेंड वीडियो होगा वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें जो परावर्तन के नियम हैं वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो जब आप ये वीडियो अच्छी तरीके से कवर कर लिए तो वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।